हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है। तो इसका क्लास 8 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। इसका जो आखिरी चैप्टर है उसका जो है आज दूसरा पार्ट है, तो याद रखना। इसके बाद जो है क्लास 8 समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये न्यू बुक क्या है, ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ में जो बताना है खिलाफत आंदोलन में कौन सा जो है ये कथन जो है सही बताएगा। खिलाफत आंदोलन ने यह मांग की खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ये मांग तो क्या था, यानी जब ये आंदोलन करने वाले जो थे ये लोग क्या करते थे, इसका मांग क्या था, मुस्लिमों को पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। तो ये तो खिलाफत आंदोलन में कट्टरपंथी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने किया था। ये भी सही है, याद रखना क्या है, ये भी सही है। भारत के मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जो भारतीय मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर सके। ये भी कथन है। ये आंदोलन जो है क्या क्या भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया। तो याद रखना ये आंसर गलत है, 1 और 2 और 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों पर भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली और अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 32 नंबर, निम्न में से आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह कहाँ किए। वो यानी क्या बोल रहा है, आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह कहाँ किए। तो याद रखना आंध्र प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी और किसानों ने वन सत्याग्रह किया था। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। असहयोग आंदोलन के दौरान कहा कि पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तो याद रखना खेड़ा क्या बोला, अहिंसक चलाया। तो याद रखना अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र। याद रखना ये होता खेड़ा गुजरात, पाटीदार क्या हो जाएगा, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। निम्न में से किसान संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में भूमिका निभाई। तो याद रखना, महात्मा गांधी इसमें मदद किए थे। गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान आज उत्तर प्रदेश है। क्या है? संयुक्त प्रांत आज क्या है? उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। क्या है? ये गांधी जी की वजह से मिली है। निम्नलिखित में से चोरी चौरा कांड कब हुआ था? याद रखना, ये चोरी चौरा कांड जो है फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरोध थे। यानी हिंसक आंदोलनों के क्या कहते हैं? महात्मा गांधी एक विरोध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसीलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। क्या हुआ? पुलिस जो है जुलूस वाले इसलिए भड़क गए क्योंकि उस पर जो है गोली चला दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये विषय जब चोरा चोरी हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी क्या कहते? इस आंदोलन को वापस ले लेते। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाके में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। क्या? रचनात्मक कार्य करने पर क्या करने लगे? जोर देने लगे। ये भी क्या हो जाएगा? सही। CR दास और मोतीलाल नेहरू अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। गलत। CR दास और मोतीलाल नेहरू कहते थे कि पार्टी को जो है परिषद चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये तो गलत है, ये कह रहा था लेकिन ये बोला नहीं कर रहे थे। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुस्तान के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के हिंदुओं के संगठन, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो याद रखना 3 नंबर तो नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद याद रखना गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाके में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में साइमन आयोग कब भारत भेजा गया? याद रखना, 1907 में साइमन आयोग को भारत में भेजा गया। 1907 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। क्या था नारा? साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। इस आयोग ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें मात्र एक भारतीय सदस्य शामिल था, जबकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आयोग का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और भावी संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना था। ये सही है। इस आयोग ने भारत से बर्मा, मुंबई से सिंध तथा उड़ीसा से बिहार को अलग करने का सुझाव दिया था। तो याद रखना इसका आंसर ये भी गलत है। इस सब के बारे में तो उन्होंने नहीं बताया साइमन कमीशन में कि इस क्षेत्र को अलग करना, वो क्षेत्र को अलग करना, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा क्या बोला है, फिर कौन सा कथन सही है? इस आयोग ने भारत के बर्मा, मुंबई से सिंध तथा उड़ीसा से बिहार को अलग करने का सुझाव देती। ये भी सही लग रहा है। इसलिए ऑप्शन जो है 1, 3, 4 हो जाए। देखते इसका डिस्कशन। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत की राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। क्या था? साइमन वापस जाओ। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं करने का कारण ही इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञात व्यय हो कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अतः यह कथन एक सही नहीं है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश। आयोग ने केंद्रीय स्तर पर किसी भी बदलाव को करने से मना कर दिया। इसने मतदान के अधिकार को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश की। इसने भारत के से बर्मा, मुंबई से सिंध, उड़ीसा से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव दिया था। 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 20 के दशक के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा।
आपने अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचार के बारे में पता लगाया। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर कब देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? याद रखना 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। क्या है? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक में हो गया। इसकी यहाँ तो इसे पढ़ चुके। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखना, हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिक की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में, याद रखना दिल्ली में स्थित जो है फिरोज शाह कोटला में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। कब? 17 दिसंबर 1928 को। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जिसके कारण क्या उनकी मौत हो जाती है लाला लाजपत राय की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। 17 दिसंबर 1928 को इनकी हत्या की थी। सत्रह दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय को क्या हुआ? मृत्यु हो जाती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? बताना गलत कथन। भगत सिंह ने अपने साथी BK दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो सही है, यानी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को याद रखना, केंद्रीय विधान परिषद में BK दत्त के साथ उन्होंने बम फेंका था। उन्होंने 1928 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में किया गया था। फिरोज शाह कोटला में किया गया, यहाँ बता रहा है कानपुर में, इसलिए ये गलत असत्य कथन, यही कथन जो है सही है। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं, बहरे कानों को सुनाना। जब क्रांतिकारी जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तो उसमें पर्चे में ये बताया गया था कि हमने किसी को जान मारने की, हमने बहरे कानों को सुनने के लिए जागरूक करने के लिए हमने ये बम फेंका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया। ये भी
ये भी क्या है, सही है। आगे देखते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर किसान क्रांतिकारी, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे को सुनाना तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। कितनी थी? 23 साल। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र क्या थी? 23। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। उसके बाद देखते हैं 45 नंबर को। निम्न में से नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च कब ऐलान किया था? डांडी मार्च 6 अप्रैल 19, याद रखना। ऐलान क्या पूछा है यहाँ? निम्न से कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च का कब ऐलान क्या हुआ? तो इसलिए आंसर क्या? 12 मार्च 1930 ऐलान पूछा। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन के एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत की सभी से जोड़ दिया था। इस तरह की अमीरों और गरीबों की मतभेद पैदा न होने दिया। याद रखना, महात्मा गांधी चाहते थे देश को आज़ाद कर, तो इसीलिए तो महात्मा गांधी जो ने नमक को चुना। नमक पर जो है क्या हुआ, गरीबी और अमीरी जो है इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो गरीबी अमीर लोग सब लोग साथ देंगे, क्योंकि नमक जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है। नमक क्या है? सबके लिए महत्वपूर्ण है, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सबके लिए, इसीलिए नमक चुना है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर कहाँ गए थे? दांडी पर गए थे। पूर्ण स्वराज अपने आप में नहीं मिलने वाला था, यानी अपने आप में कोई पूर्ण स्वराज मिलेगा नहीं, इसके लिए लोगों को लड़ाई लड़ना उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा निकालेंगे। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे। याद रखना, कब? 240 किलोमीटर दूर है। पूछे कितना किलोमीटर दूर है? साबरमती आश्रम से दांडी तट 240 किलोमीटर। और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान किया था।
गांधी जी ने उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए कानून का सार्वजनिक से उल्लंघन किया। दांडी मार्च की सफलता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो याद रखना, ये सभी याद रखना 1-2 हो जाए, क्योंकि दांडी मार्च का जो सफलता के कारण क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, ये तो नहीं हो, इसके बारे में तो चर्चा नहीं। जैसे कि पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीर और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक उल्लंघन किया। 48 नंबर देखते, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। याद रखना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल अंबाबाई का संबंध जो है ये कर्नाटक से है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बहुत सारे महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान किया था? यह देखना, किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? मार्ले मिंटो तो नहीं होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1929 ये नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय जनता के साझा संघर्ष से चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। याद रखना, क्या गया? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या हुआ? 11 प्रांत थे उस समय, उनमें से 7 प्रांतों में क्या हुई? कांग्रेस की सरकार बनी। निम्न से प्रांतीय विधायकों में सरकार ने चुनाव का ऐलान कब किया था? 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायकों में सरकार ने चुनाव का ऐलान किया था, पर भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायकों का चुनाव का ऐलान 1937 में किया था। इन
चुनाव के परिणाम में कांग्रेस में 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये भी सही है, याद रखना। भारत बिना कुछ बताए भारतीय सैनिकों को क्या द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। और क्रांतिकारी ये लोग नेता चाहते थे कि पर जब विश्व युद्ध अगर हम आपको साथ देते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार से मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार कि अगर हम आपको साथ देते हैं तो आप जीत जाते हैं, तो क्या युद्ध समाप्त होने के बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस चीज़ों को उन्होंने ठुकरा दिया, जिसके कारण कांग्रेस के सभी जो हैं जितने भी सत्ता में थे सभी ने विधान परिषद याद रखना से इस्तीफा दे दिया। इसलिए ये कथन क्या सही। भारतीय जनता साझा संघर्ष से चलते आखिरकार 1935 गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वीर लखन नायक डैश के प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें फांसी दे दी। तो याद रखना, ये वीर लखन नायक नेता जो है एक आदिवासी नेता, तो यह उड़ीसा के रहने वाले थे। कौन थे? उड़ीसा। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई गोला मार दी गई। यह फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को फांसी पर लटका दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंसक ढंग से विरोध करें। इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, इनमें से जो है 1 और 4 कथन क्या है? सही है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद
यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़ा। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने इस देश पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया गया? यानी मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया था? यह 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्ता व्यवस्था की मांग क्यों की थी? मुस्लिम लीग के स्वतंत्र राज्यों की मांग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 1937 ईस्वी में मुस्लिम संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु संयुक्त प्रांत में कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1930 के दशक के आखिरी सालों से मुस्लिम लीग और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों में मुस्लिम लीग और हिंदुओं को अलग राष्ट्र मानने लगी थी। खां अब्दुल गफ्फार खां ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांतों का समर्थन किया था। तो याद रखना, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, 1 और 2 कथन सही है। 1930 के दशक के आखिरी साल से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 दशक में हिंदू और मुसलमान के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव तने हमेशा गीन भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला बढ़ गया। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का शहर में हुआ था। मक्का जो अभी क्या है, सऊदी अरब। उनके पिता बंगाली और माँ जो थे अरब मुल्क की थी। उनकी माँ जो थे एक अरब मुल्क की थी, पिता जो बंगाली थे। बहुत सारे भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती थी। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांतों का विरोध किया था। निम्नलिखित में से जिन्ना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। मुस्लिम लीग के 1930 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना पाकिस्तान की प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना 3 और 4 हो जाए। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की।
1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ता के कतार में जा पहुँचे। तो ये चैप्टर होते हैं समाप्त। तो याद रखना, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि यह जो है ये इस बुक का जो है लिंक कहाँ मिलेगा। तो याद रखना, ये इस बुक का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए, वहाँ से जाकर जो है इस बुक को जो है बाय कर सकते हैं। यह बुक जो है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में जैसे कि दरोगा में चाहे गया बहू इसी तरह स्टेटमेंट का जो है क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए जो है तो ये जो है आज के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन खास बात यह है कि हूबहू क्या है उठा के दे दिया जाता है। तो इसीलिए जो है यह बुक चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इस बुक महत्वपूर्ण है। और हम टेलीग्राम पर क्या कहते हैं, हम चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर क्या है लिंक डाल देंगे। तो हमारे चैनल का नाम है, जो लोग नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वन वे, क्या है वन वे हो जाएगा सीटेट क्लास, वन वे सीटेट क्लास 1 इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो लोग नहीं जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है क्या कहते हैं क्लास का लिंक डालते हैं और क्या कहते हैं सेट प्रायोरिटीज हम लोग करने जा रहे हैं 1 to 5 का। क्या कहता है, जो लोग और क्लास नहीं देखे, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्लास 6 का वीडियो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से लिंक डाला हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।